मैंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने मित्रों से इस बारे में बातचीत की है कि क्या भाई भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पीछे आपकी आपकी कोई साजिश थी, आपकी कोई प्रेरणा थी, आपने पूरा वो सब रचा था पूरा मामला। तो वो लोग सीधे तो नहीं कहते हैं बात, लेकिन वो एक बात ज़रूर कहते हैं। वो कहते हैं कि यूपीए सरकार ने, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू आतंकवाद का आरोप उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगाया। जो अ, जो साध्वी प्रज्ञा जी, और जी। अभिनव भारत के नाम से जो गतिविधियां हो रही थी, जी। इसमें बम फोड़े गए थे और उसमें 100 से ज्यादा लोग विभिन्न घटनाओं में मारे भी गए थे जी, जी, जी। निश्चित रूप से। वो घटनाएं तो हुई थी, ऐसी बात नहीं घटनाएं नहीं हुई थी, जी, लेकिन जो यूपीए सरकार ने जांच पड़ताल की, उस जी, जांच पड़ताल से उस जांच पड़ताल का सीधा असर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर पड़ा जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू आतंकवाद के दायरे में हिंदू आतंकवाद का दाग उनके ऊपर लगा या जी। लगाया गया। इस बात से संघ बहुत चौंका हुँ, और बहुत नाराज हुआ। हुँ। संघ को लगा कि वो पूरी तरीके से उसकी अभी तक की कमाई गई सारी प्रतिष्ठा तबाह हो जाएगी, जी, अगर मुस्लिम आतंकवाद की तरह उसको हिंदू आतंकवाद बनाया जाएगा। जी, तब संघ ने सोचा कि किसी भी तरीके से हमें यूपीए सरकार को हटाना ही हटाना है, जी, चाहे कुछ हो जाए, वरना ये लोग हमें हमें हमारे अभी तक के किए हुए 70-80 साल के कामकाज को, 80-90 साल के कामकाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। जी, तो ये वो लोग बार-बार कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमने सब ये किया, जी, लेकिन ये कहते हैं। एक तथ्य ये भी निकल कर आता है जी, कि संघ ने कुछ अपनी शक्तियों और संगठनों को सक्रिय किया जी, कि वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हस्तक्षेप करें और उसको अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करें। जी, उसमें एक एक शक्ति थी विवेकानंद फाउंडेशन। जी। विवेकानंद फाउंडेशन जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक थे, और उनकी जिसको डो विचारधारा के समर्थक डोवल साहब कंट्रोल करते हाँ, थे अजित जिसको। डोभाल थे उसके अंदर, नृपेंद्र धर्मेंद्र मिश्र मिश्र थे, थे, नृपेंद्र विवेक मिश्र थे। देवराय थे। ये सारे लोग विवेकानंद फाउंडेशन में काम करते थे। जी, जी। और ये लोग बाद में जब मोदी जी की सरकार बनी, तो मोदी जी की सरकार को चलाने की मुख्य भूमिका इन्हीं लोगों ने निभाई। हाँ, है नहीं यही यही सब लोग अधिकारी वहाँ आए। जी। आज भी ये लोग, अब जी, तो जी। विवेक देवराय का देहांत हो गया है। जी, जी। बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद जी, किया। जी, जी, जी। उनके बड़े प्रशंसनीय काम थे उनके। जी, जी, जी। लेकिन ये सब लोग बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार के दांता और पेच बने, मतलब जो है, इन्हीं की जी, वजह से जी। नरेंद्र मोदी की सरकार चली। जी। इससे वो संपर्क तो साफ दिख वो समीकरण तो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। हाँ, हाँ। तो जब अ, विट्ठल भाई पटेल हाउस में इन लोगों की मीटिंगें होती थी, तो उसमें 3 तरह की ताकतें भाग लेती थी। जी, एक तो विवेकानंद फाउंडेशन की ताकत भाग लेती थी, जी। एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो कि प्रशांत भूषण का और अरविंद केजरीवाल का संगठन था, वो लोग उसके अंदर भाग लेते थे। लेकिन वो और नहीं, नहीं, एक नहीं, तीसरा यहाँ एक यहाँ तीसरी एक ताकत सेकंड और एक थी। एक ये ती सिर्फ़ इन लोगों का संगठन नहीं था हुँ, और आज पूरी तरह से इनके हाथ से जा चुका है। जी। ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना था, यहीं से आरएसएस इसमें अंदर आ चुकी थी। ठीक है, मैं पूरी बात, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। जी, मेरा कहना ये है कि ये, और तीसरी थी बाबा रामदेव का जो संगठन था, जिसमें वो बहुत लंबे अरसे से अपने चैनल के ऊपर जी। बहुत मुद्दतों से भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोल रहे थे लगातार। काले धन के खिलाफ हाँ, ज़्यादातर। काले धन के खिलाफ लगातार बोल रहे थे ये। जी। तो बाबा रामदेव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्तियाँ तकरीबन एक ही मुकाम पर खड़ी हुई थी, हाँ, हाँ। हैं? ये लोग जो थे, उसमें ऐसे लोग भी थे इनका संघ और भाजपा से कोई संबंध नहीं था। जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जी। ऐसे लोग थे जिनका संबंध था और ऐसे लोग भी थे जिनका संबंध नहीं था। मुझे याद पड़ता है कि आशुतोष ने भी इंडियन बहुत सारे एक्सप्रेस में, ऐसे नए लोग थे जिनका संबंध नहीं था हाँ, और बहुत सारे लोग थे जिनका संबंध था। ठीक हाँ, कह रहे हैं। आशुतोष ने भी इंडियन एक्सप्रेस में इस सवाल के ऊपर एक लेख लिखा था। मुझे वो लेख अभी भी याद है, मैंने पढ़ा भी था ध्यान से और जी, आशुतोष से इस सिलसिले में बातचीत भी की गई जी, थी। जी, तो 3 तरह की ये मुख्य ताकतें उसके अंदर शामिल थीं। जी, जी। उसमें से 2 ताकतें स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दक्षिणपंथी विचारधारा की ताकतें थीं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इन लोगों का हिस्सा उस आंदोलन में निश्चित रूप से दूसरी तीसरी शक्ति के मुकाबले बड़ा था और उस तीसरी शक्ति में भी उनके तत्व थे। जी, जी। तो उस लिहाज से मैंने मैंने ये सब बातें इसलिए रखी रिकॉर्ड पर, ताकि आप जो बात कह रहे हैं उसका पूरा एक ब्यौरा इस तरीके से ब्यौरा बहुत उस तरीके से बन बहुत जाए। सुंदर, बहुत जी, सुंदर, जी, जी, जी। बहुत सुंदर। तो ये बातें मुझे एक आम आदमी पार्टी के नेता ने बताई हैं। हुँ, हुँ। वो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, वो बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, मैं हुँ, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ।
हुँ, उन्होंने एक बार मुझे 2019 के चुनाव के पहले मित्रतापूर्ण बातचीत के लिए घर पे बुलाया था भोजन करने के लिए। जी, जी, तब जी। मैंने उनसे सवाल पूछे थे कि जी, ये सब क्या है? जी, तब उन्होंने बताया था कि ये सब इस जी, तरीके से हुआ था। जी, जी, जी। जी, अब आप आगे कहें। जी। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने संवर्धन कर दिया मेरी जो मेरा रायक्रम जो चल रहा था, हुँ, हुँ, उसको संवर्धित कर दिया और इस बहस को एक आयाम दे दिया, बहुत सुंदर आयाम। हुँ, बिल्कुल, ये सब इसी तरह से घटा हुँ, और ये सब चीज़ें मिलके देखिए उसमें ये था कि बहुत निजी व्यक्ति बहुत से शामिल थे, जैसे वीके सिंह, जनरल वीके सिंह। हुँ, अब ये जो सज्जन हमारे अन्ना हज़ारे साहब हैं, हुँ, अन्ना हज़ारे साहब के रुकने की व्यवस्था होती थी किरण बेदी जी के यहाँ। हुँ, किरण बेदी एक आईपीएस ऑफिसर रही हैं। हुँ, अन्ना हज़ारे स्वयं मिलिट्री में एक ड्राइवर थे। हुँ, तो वो ये संगठन जो है मिलिट्री हुए या पैरामिलिट्री के संगठन या पुलिस के संगठन वगैरह अनुशासन इनमें बड़ा होता है हुँ, और इसमें जो रैंकिंग वगैरह होती है उसको लेके बड़ा सम्मान सा होता है। हुँ, हुँ, जनरली जूनियर रैंक का आदमी रिटायर होने के बाद भी किसी सीनियर रैंक के आदमी से कहीं मिलता है तो वो सैल्यूट की मुद्रा में आ जाता है, यूँ पीछे हाथ करके यूँ हुँ, बोलता हुँ, है। हुँ, ये उसकी ट्रेनिंग इतने दिनों की होती कि वैसा तो ऐसा कई बार होता था एक्चुअली। अन्ना हज़ारे के लिए समस्या ये थी कि वो वो अपने को तो जानते ही थे तो जब किरण बेदी के यहाँ घर में उनको रुकने का मिल रहा है और वीके सिंह साहब जब मिलने गए थे तो मैं उस दृश्य को ध्यान से अगर उस वीडियो को देखिए तो अन्ना हजारे लगभग सैल्यूट की मुद्रा में खड़े होके क्योंकि वो सेनाध्यक्ष हाँ, हाँ, हाँ। रिटायर्ड सेनाध्यक्ष से हुँ, तो आरएसएस ने आरएसएस ये भी चाहती थी कि उस आंदोलन के जो भी रस निकले उस रस का रसपान बीजेपी के प्लेटफॉर्म्स पे हो हुँ, बाद में ये लड़ाई इन दोनों में छिड़ गई थी हुँ, और जब अलग पार्टी वो सॉरी ये चुनाव लड़ने न लड़ने का जब विचार आम आदमी पार्टी में आया, हुँ, पहले इसमें एक ये शामिल थे अन्ना हजारे, इन हुँ, लोगों ने हिमाचल में कुछ अध्ययन वगैरह भी किया। उसके बाद अन्ना हजारे को दूसरे रैंक एंड फाइल से जिसमें वीके सिंह भी थे, ये आपकी मैडम भी थी आईपीएस और अन्य बहुत से अनाम लोग थे। ये सब लोग उनको अपने हिस्से में खींच ले गए, जो भी जैसे भी ले गए हो चूँकि मतलब अन्ना हज़ारे स्वयं में उस तरह की चीज़ों को उनका विज़न उस तरह से विकसित नहीं था, नहीं जानते थे वो दुनिया की ग्लोबल चीज़ों को, जनरल चीज़ों पे वो मोटी-मोटी बात कर सकते थे। हुँ, तो वो उनको गांधी कहा गया लेकिन वो गांधी कहीं से नहीं थे, गांधी बहुत पढ़े-लिखे आदमी थे। गांधी जी से किसी को भी गांधी बना देने की जो हमारी परंपरा है वो या कुछ भी कर देने की या नेहरू बनने की कोशिश करने की जो परंपरा है, वो कहीं नहीं पहुँचती। हुँ, तो वो भी नहीं पहुँचे और वो उस क्रम में शिकार हुए और बाद में इन लोगों में झगड़ा हो गया। बाद में उनका आज तक लगातार इस्तेमाल केजरीवाल के खिलाफ करती है आरएसएस, बीजेपी जब भी वो कहीं चुनाव लड़ते हैं तो उनसे एक बयान ले लिया जाता है और वो एंटी केजरीवाल बयान दे देते हैं। तो केजरीवाल की टीम को फिर से एक नया आंदोलन अपने को स्थापित करने के लिए करना पड़ा और केजरीवाल ने एक भारी अनशन किया था, वो डायबिटिक हैं। और आपको याद होगा जंतर मंतर पर ही उनका दूसरा अनशन हुआ था बहुत बड़ा 12-13 दिन उसमें वो अनशन में रहे थे और इस तरह से वो फिर आरएसएस के क्लच से ये पार्टी अलग आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने पे आ गई तब आरएसएस के कान खड़े हुए और तब ये गठजोड़ टूटा लेकिन तब तक ये देशव्यापी नुकसान बहुत बड़े लेवल पे हो चुका था। कई धाराएं थी उसमें एक धारा ये भी थी कि क्या नाम राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ा जाए कि दिल्ली में लड़ा जाए। ये धारा इसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की लाइन अलग थी और केजरीवाल की अलग थी जिसकी वजह से इन लोगों में बाद में टूटन हुई। लेकिन आरएसएस से फिर ये लोग अलग होके आम आदमी पार्टी के रूप में सामने आ गए थे आरएसएस के सामने। तो आंदोलन तक तो ये लोग एक ढांचा रहा मिला-जुला सा जो ओपन में तो ये था कि अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है, लेकिन उसके नीचे जो शक्तियाँ लगी हुई थी, उसमें जो सामूहिक रोल बहुत से बाबा वगैरह का था, ये सब जो बाबा वगैरह भेजे गए थे, ये सब वापस फिर आरएसएस फ़ोल्ड में चले गए और वो मोदी जी की सभाओं में और मोदी जी के लिए प्रचार करते हुए 14 में हमको मिले। सब के सब। अब एक इसमें बात और जो जिज्ञासा इसमें हम लोगों को सोचना चाहिए मिल-जुल कर, हमें और आपको दोनों को और हमारे जैसे लोगों को, जी, कि कांग्रेस जो इतनी तजुर्बेकार पार्टी है, जी। इतनी पुरानी पार्टी है, 10 साल से लगातार सत्ता में थी। मतलब कांग्रेस कोई अ, कमज़ोर स्थिति में तो थी नहीं, 10 साल से सत्ता में थी। 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी। जी, राज्यों में भी उसकी सरकारें थीं। हुँ। जी।
इसके बावजूद कांग्रेस इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाई? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कभी खुलकर ये आरोप नहीं लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके पीछे है। जी। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कांग्रेस के नेताओं ने नहीं, कभी ये आरोप लगाया हो। नहीं, अभी तो बहुत से प्रवक्ता कहते हैं नहीं, उनके अभी की और बात नहीं सभी। कह रहा हूँ मैं, उस हाँ, वक़्त की बात कह रहा हूँ। उस उस वक़्त वक़्त जो देखिए है। मैं टीवी पे रहता था, ख़ास जी, तौर से एनडीटीवी पे ज़्यादा जाता था मैं। जी, जी, जी। मेरा टीवी समीक्षक के तौर पर करियर भी तभी शुरू हुआ, बहुतों जी, का जी। करियर उसी ज़माने में शुरू हुआ। जी, जी, जी। मैं एनडीटीवी पे रवीश के कार्यक्रमों में जाता था, उससे मुझे जी, लोकप्रियता प्राप्त हुई। मैं जी, साफ जी। तौर पे इस बात को कहना चाहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल हो। इससे पहले ठीक। मैं केवल एक लेखक था, जी, पत्रकार था और एकेडमीशियन था। लेकिन टीवी समीक्षक के तौर पर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जी। मैंने देखा वहाँ पे जो हरीश जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जी, जी, जी। वो लगातार कांग्रेस का बचाव करने आते थे। जी, जगदम्बिका पाल जो आज भाजपा के एमपी हैं, उन्हें लगातार कांग्रेस का बचाव करने के लिए भेजा जाता था। जी, जी। और वो सज्जन जो कि शिवसेना में भी रह चुके हैं, सामना के संपादक भी रह चुके हैं, जी, जी। वो कांग्रेस का बचाव करने के लिए आते थे। जी। ये लोग 3 कांग्रेस का बचाव मोटे तौर पे करने के लिए आते थे और हम लोगों की इनसे बड़ी भिड़ंत होती थी वहाँ पर। जी, जी, जी। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि इन लोगों ने कभी ये आरोप लगाया हो कि ये सारा का सारा जो अन्ना हज़ारे वगैरह हैं, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंट हैं, उसके द्वारा प्लांट किए गए हैं। ऐसी बात कभी इन लोगों की तरफ से नहीं की गई। देखिए कांग्रेस को लेकर और वो ये भी नहीं समझ पाए कि उमेश राय की का इतिहास क्या है? विनोद राय। हाँ, हाँ, विनोद राय का इतिहास क्या है? वो ये भी नहीं समझ पाए। ये भी कभी बात उनकी तरफ से नहीं की गई। नहीं, विनोद राय का वैसा कोई इतिहास मिलेगा भी नहीं जिससे वो उस नतीजे पे पहुंच जाए, या किसी का भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे समाज का जो जातिवादी वर्गीकरण है, उससे जो अपब्रिंगिंग से हम विचार लेके आते हैं, वो होता ही है उसमें। अब आज राहुल गांधी के लिए जब उन्होंने सामाजिक न्याय का प्लैंक पकड़ लिया है, उस पे वो कंसिस्टेंट हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन में हिस्सेदारी और हकमारी की बात कर रहे हैं, उसके प्रतिशत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो पा रहे हैं कि उनकी पार्टी में ही उनको सवर्ण जातियों के बहुत सारे नेताओं का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। कोई उनके ट्वीट पे रीट्वीट नहीं करता, कोई उसको लेके कहीं भाषण नहीं देता। अपने भाषणों में कोई बड़ा कांग्रेसी नेता उसका कोई उल्लेख ही नहीं करता। अकेले राहुल गांधी उस बैसाखी को लेके ढो रहे हैं। तो वो जब कांग्रेस की तो बहुत सारी समस्याएं थी। उसमें से एक समस्या उसके सांगठनिक ढांचा जो नेहरू जी की खैर नेहरू जी के समय भी ढीला ही ढाला था। लेकिन उसके बाद तो वो उसमें लड़ाई इस बात की होती रही शुरुआत के 64 से लेके और आप कह सकते हैं 70 तक कि कांग्रेस किसके पास रहेगी। कांग्रेस टुकड़ों में बटी। उस समय भी दो नए टुकड़े, पुराने लोग सब एक तरफ हो गए और निजलिंगप्पा वगैरह वो सब हुआ। और इंदिरा गांधी के साथ बहुत सारे लोग दूसरे जुड़ गए और बाद में इंदिरा गांधी जीत गई उस लड़ाई में और उनकी बनाई हुई कांग्रेस जो है वो सफल मान ली गई। जैसे जब एक बार फिर से इस परिवार में जब विभाजन हुआ था, मेनका गांधी अलग हुई तब थी। आपका ध्यान खींच रहा था, माफ़ कीजिए, जी, वो भी मैं खींच रहा था कि हर पार्टी के अंदर कुछ चतुर रणनीतिकार होते हैं, जी, जी, जो लफ़्फ़ाज़ी और इन सब बातों से अलग कोने में जी, बैठकर जी, शांतपूर्वक जी, जड़ों की तरफ देखते हैं जी, और वो पता लगाते रहते हैं कि भई कौन कहाँ किसको काट रहा है। जी, 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 हाँ, वो इस काम में कुशल होते हैं वो लोग, जी, हर जी, पार्टी में होते हैं। जी, कांग्रेस में भी हुआ करते थे एक ज़माने में, जी, 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 हैं? और आप अभी भी होंगे, मेरा मानना है, और भाजपा में भी तो हैं ही, और भी पार्टियों में होते हैं जो है। वो बैकरूम बॉय कहना उनकी महत्व को कम करके आँकना है। वो प्रतिष्ठित नेता होते हैं पार्टियों के अंदर, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा काइयापन होता है और वो हमेशा ऊपरी बातों को खुरच कर अंदर झाँकने में माहिर होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि ये सारा का सारा हो रहा था, इसके बावजूद भी कांग्रेस गलतियाँ पे गलतियाँ करती चली गई। जैसे मनीष तिवारी का जो वक्तव्य आया था, इससे अन्ना हज़ारे को एक बहुत बड़ी आभा मिल गई, उन्होंने एक बड़ा अनशन शुरू कर दिया। जो एक मूर्खतापूर्ण वक्तव्य था उनका। हुँ, तो वो कांग्रेस नहीं समझ पाई कि ये चीज़ जो उसके खिलाफ खड़ी की जा रही है, इसकी संभावनाएँ क्या हैं? कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के लिए उसके अंदेशे क्या हैं? और देखते-देखते कांग्रेस की 10 साल की कमाई 6-7 महीने के अंदर पूरी तरीके से तबाह हो गई हाँ। और नहीं, ऐसी तबाह हो गई कि वो तबाही से कांग्रेस आज तक नहीं उभरी है। ये पूरा पहला देश अनुभव नहीं नहीं उभरा है आज तक। ये ये पह कितने ये ये पहला क्या अनुभव नहीं अगर ये था। साजिश थी, तो क्या गजब साजिश थी। ये पहला अनुभव नहीं था। यही तो 89 में भी हुआ।
यही एक्चुअली 76-77 में भी हुआ और देश के उन्हीं भूभाग में हुआ जिन भूभाग में तीनों बार उन्हीं में हुआ, वही इस बार भी हुआ। वो उत्तर और मध्य भारत में ही होता है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस में इस तरह के मामलों का विवेचन करने वालों की जगह साइकोफेंट्स का जो तौर तरीका है कि वो गांधी परिवार से चिपकने की कोशिश करने वाले लोगों का जमावड़ा ही हमेशा चीजों को नियंत्रित करता है और उनके फैसले अनेक बार बहुत बड़े पैमाने पे बहुत गलत साबित हुए हैं और उन्होंने इस पार्टी का और इस देश का बहुत नुकसान किया है और उन व्यक्तित्वों का भी बहुत नुकसान किया है जिनके वो साइकोफेंट्स बने रहे। तो वो जो उसकी समस्या है, वो कांग्रेस की अपनी समस्या है। वो ठीक। समस्या विद्यमान किसी अनुभव से वो दुरुस्त नहीं हुई और आज भी उसके दुरुस्त होने के कोई लक्षण मुझे नहीं मिलते। तो वो समस्या बनी हुई है, इस वजह से वो चीजें वैसी नहीं जैसी वो हैं। वरना मध्य प्रदेश वगैरह में जहां आरएसएस से लड़ाई की कांग्रेस की परंपरा पुरानी है, वहां के बहुत सारे राजनेता इन बातों को ज्यादा ठीक ढंग से समझते बूझते हैं। और ये और बात है कि वही सही समय पर सही ढंग से चीजों का उपयोग करने लायक पार्टी बनने में कांग्रेस असफल रही है। इस असफलता की कीमत उसके सामने है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। आज हम लोगों ने एक ऐसी समस्या और एक ऐसे इतिहास के ऊपर चर्चा की जिस पे चर्चा आजकल नहीं होती है। लेकिन नहीं, चूँकि नहीं। आपने और प्रशांत भूषण ने ये बात बार-बार छेड़ी जी, पिछले महीने दिसंबर के महीने में, जी, जी, जी। मुझे लगता है कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को साफ करना ज़रूरी है। नहीं, क्योंकि इसके आईने में इन तथ्यों प्रशांत के जी का आईने एक में हम लोग अपने निकट भविष्य की और निकट जो राजनीति होने वाली है अगले 2026 में जी, जी, उसको देख सकते हैं। जी, और कांग्रेस को भी बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में वो चाहती है कि आगे जाकर वो देश का नेतृत्व करे और अपनी उस शान को वापस लाए जो कभी उसके साथ थी, तो उसे थोड़ा थोड़ा अपना अवलोकन करना पड़ेगा अपने अतीत का। मुड़ के अपने देखना जी, पड़ेगा पीछे उसने जो किया जी, उसमें क्या-क्या गलतियाँ हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।